आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे 5 से 8 मई की जो भी करंट अफेयर्स है वो। तो हम पहले बढ़ते हैं बैंकिंग न्यूज़ के ऊपर। इन्हें एमेंड किया है म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस, और ये जो है हेल्प करेगा जो भी फ्रॉड प्रैक्टिसेस होते हैं उसको रोकने का। ये जो है हेल्प करेगा जो भी एक्सटेंडिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है एएमसीज के लिए उसको चेंजेस करके। और ये पहले तो हम ये समझते हैं कि एएमसीज होते क्या हैं। एएमसीज का मतलब हो क्या, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती क्या है, जैसे कि आप सबको म्यूचुअल फंड के बारे में पता ही होगा। इसको जो मैनेज करने का काम करती है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी से करती है। इसको अमेंड करने के लिए जो सेबी का रेगुलेशन एक्ट है 1996, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसमें क्या चेंजेस किए हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ था उसको जो है चेंज किया गया है फॉर एएमसीज। और ये जो है क्या करेगा, इसकी वजह से जो दो प्रैक्टिसेस होती है, एक को बोला जाता है फ्रंट रनिंग और दूसरे को बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये जो है रोकने का काम करेगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि फ्रंट रनिंग का मतलब क्या हुआ। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि पहले से जो ब्रोकर है उसको कुछ ना कुछ नॉलेज हो। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम इसको कि ब्रोकर को जो है कंपनी ए का जो ट्रांजैक्शन है उसको ऑलरेडी पता है कि फ्यूचर में ये कंपनी बी को खरीदने वाली है। तो उस हिसाब से वो जो है स्टॉक में पैसा लगाता है, और वो जो डिटेल होती है ना वो पब्लिकली नहीं होती, जिसकी वजह से इसको फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी ब्रोकर है उसको ऑलरेडी पता हो मेटेरियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी जो कि पब्लिकली नहीं की गई है, और ब्रोकर को ऑलरेडी अगर उस कंपनी की मेटेरियल इन्फॉर्मेशन पता हो तो वो जो मेटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं कहाँ पे इन्वेस्ट करना है कहाँ पे नहीं। तो इसी के लिए इसको रोकने के लिए सेबी ने जो एएमसीज में अभी रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ये जो है एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। नेक्स्ट में बोलते हैं कि सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएमएस। पीएमएस का मतलब क्या हुआ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। और ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, इनको बोला गया है कि एपीएमआई। एपीएमआई का मतलब क्या हुआ, इनको जो है रजिस्टर कर करना पड़ेगा एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर इन इंडिया पर। तो अब हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि पीएमएस का मतलब क्या हुआ। पीएमएस का मतलब होता है एक ऐसा फाइनेंशियल सर्विस जहाँ पे प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स बैठे रहते हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजर्स और रिसर्च टीम बैठी रहती है, और वो जो है मैनेज करते हैं जो भी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है उनको। तो इसमें आपको जैसे सुन के पता लग रहा है कि इसमें प्रोफेशनल रिसर्चर बैठे रहते हैं जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। तो इसका मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट जो करेगा बंदा वो बहुत ज़्यादा या तो अमीर होगा या तो बहुत हैवी अमाउंट करेगा। तो हैवी अमाउंट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट रखी जाती है किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए, तो वो रखी जाती है 25 लाख रुपए। मतलब अगर कोई भी इन्वेस्टर है तो उसके पास 25 लाख रुपए होना चाहिए एज अ नेटवर्थ, तभी वो जो है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एज अ पैसा लगा सकता है। और उसको जो है मैनेज करेगा कौन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो देते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी इसी चीज़ को जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देने वाले हैं और या तो अब तक देते आ रहे हैं, तो उनको बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर इन इंडिया पर। और इसको जो है इमीडिएटली इफेक्ट किया जाएगा 1 जनवरी 2025। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है डेडलाइन सेट कर दी है सेबी ने। इसकी डेडलाइन कब सेट की है, 1 जनवरी 2025 के बाद सब कुछ जो है रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। और कोई बंदा नहीं करता तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता तो उसकी जो है रद्द भी कर सकती है सेबी। और इसका जो भी क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया होने वाला है, वो अभी आगे फ्यूचर में पता लगेगा 1 जुलाई 2024 को। तो ये न्यूज़ जो है ना आगे भी कंटिन्यू होने वाला है, तो इसको जो है एकदम ध्यान रखो। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इवन जो भी आपको न्यूज़ कराता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कराता हूँ, और मैं आपको इधर फालतू की चीज़ें नहीं बता रहा होता हूँ कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या हुआ, सेबी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और नहीं भी पता तो जल्दी जल्दी पढ़ो और एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में जो पहला न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है कि सीडैक के बारे में किसी को नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। सीडैक जो है एक तरह का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आता है, और इनका काम जो होता है साइंस एंड टेक को डेवलप करना। और जैसे कि सीडैक का फुल फॉर्म भी देख सकते हो, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और इन्होंने क्या किया है, एक तरह का इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप किया है थर्मल कैमरा के लिए। और ये कैमरा बनाने के बाद इन्होंने जो है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है CP+। आपने CP+ सिक्योरिटी कैमरा के बारे में सुना ही होगा, तो वो कंपनी को जो है ये ट्रांसफर कर दिया गया है। और ये कंपनी क्या है, एक तरह की डिवीजन है आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको इतना याद रखना कि CP+ को जो है थर्मल कैमरा जो है इंडिजिनियसली डेवलप सीडैक ने ट्रांसफर किया। इसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो है ट्रांसफर किया गया है अंडर द थीम ऑफ विकसित भारत @ 2047। अब 2047 क्यों रखा गया, मैं आपको ये भी थोड़ा रिपीट कर देता हूँ।
2047 इसलिए रखा गया है क्योंकि 2047 ईयर्स में ही हमारा जो भारत है इसको जो है 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसकी वजह से ये 2047 ना इस बार भी, और आपको बहुत बार जब तक 2047 का ईयर ना आ जाता हो तब तक आपको बहुत बार न्यूज़ में दिखता आएगा। तो अब हम बढ़ते हैं कि ये थर्मल स्मार्ट कैमरा जो है ये कर गया। थर्मल स्मार्ट कैमरा में इनबिल्ट डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि वेरियस आर्टिफिशियल बेस एनालिसिस कर सकता है, और ये टारगेट करेगा स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रीज, हेल्थ और फिर डिफेंस को। तो आपको ये समझ आ गया होगा इस न्यूज़ के बारे में, और आपको जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है मैंने इधर वही डिटेल डाला है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अप्रूव किया है फिको नैनो जिंक और फिको नैनो कॉपर का जो भी फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है उसको। और ये क्या करेगा, जो जिंक और कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बूस्ट करने का काम करेगा ये दोनों जिंक और कॉपर। इसको जो है नोटिफाई किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 साल के लिए। और जिंक जो है क्या हेल्प करता है प्लांट का, इस प्लांट का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके लिए हेल्प किया जाता है, और कॉपर हेल्प करता है क्लोरोफिल और सीड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और इसमें जो डेफिशिएंसी होती है जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपर की कम कर देती है, और जो तब ये जिंक और कॉपर एज डालने की वजह से जो फार्मर्स की जो क्रॉप यील्ड है वो बढ़ जाएगी, और इवन जो क्वालिटी और जो इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन होती है प्लांट में वो कम से कम होगी। इसकी वजह से जो प्लांट है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएगी और फार्मर्स को भी हेल्प होगा। इसी वजह से ये स्टेप जो है फिको के द्वारा उठाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं एमयूज इन न्यूज़। एमयूज जो है मैंने सारे के सारे आपको इस डिज़ाइन में बना के रखे हैं जिसकी वजह से आपको पढ़ने में हेल्प हो। पहला जो एमयू साइन किया गया है कैग की तरफ से। कैग क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि जीसी मुर्मू जी है, इन्होंने पार्टनर किया है जयराम राया, ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ नेपाल। ये ऑडिटर जनरल ऑफ नेपाल और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट है। ये दोनों कोलैबोरेशन करेंगे और ये जो है एक्सचेंज करेंगे इनकी जो भी एक्सपर्टीज है इन दी फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट चलते हैं शेयरिंग नॉलेज इन क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए नॉलेज शेयर करने के लिए आपको एक मिनिस्ट्री जो अभी दिमाग में आ जानी चाहिए वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस संभालती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जो है कोलैबोरेशन किया है बाय शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ, और ये क्या करेंगे, एक तरह का नॉलेज सपोर्ट देंगे इन द एरिया ऑफ क्रिटिकल मिनरल, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नेचुरल सिक्योरिटी के लिए और लो कार्बन ट्रांजिशन के लिए। तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप है, और इस समिट में जो है 8 की मिनरल जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कवच को ग्लोबली। अब देखो यार, जिसको भी कवच नहीं पता मैं थोड़ा बता देता हूँ। जब भी 2 ट्रेन, मान लीजिए कि 2 ट्रेन है जो कि सेम डायरेक्शन में आ रहा है और सेम ट्रैक में चल रहा है, तो एक डिस्टेंस के बाद वो ट्रेन जो है खुद ही खुद रुक जाए, ऐसा कुछ सिस्टम है कवच का। तो यही कवच को ग्लोबली इंडिया के बाहर भी इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एमयू साइन किया गया है। अब हम देखते हैं कि कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके बीच में एमयू साइन किया गया है। एक है रियलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक तरह का मिनी रत्न 1 PSU है, और एक है मोहाली बेस्ड क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड। और ये दोनों ने कोलैबोरेशन करके जो भी कवच सिस्टम है इंडियन रेलवे का, इसको जो ग्लोबली इंप्लीमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चलते हैं कि इंडियन पोस्ट ने पार्टनर किया है विथ एफसिप, और जो भी डिलीवरी सर्विस है उसको और एनहांस करने का काम करेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये बेनिफिट करेगा डायरेक्ट टू कस्टमर स्टार्टअप्स को, MSB मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को, और MSME मतलब कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है ना MSME, जैसे माइक्रो लिखा हुआ है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये आपको इस सब फुल फॉर्म याद रखना है। जैसे कि SMB जैसे कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसमें आपको खेल देंगे एग्जाम में। जैसे कि MSME जो माइक्रो लिखा हुआ है ना, इससे आपको मीडियम दे देंगे, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज। तो आपको ये जो फुल फॉर्म होता है ना, इसको भी ध्यान देना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको ऐसे ऊपर से जाने मत दो। इसका भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये फुल फॉर्म्स होते हैं ना, इसको भी एक अलग से पेपर में लिखते जाओ। अब इसे आदत बिठा दो, क्योंकि बाद में जब एग्जाम आएगा ना तब ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं भूल जाते हैं, और फिर जाके एग्जाम में हम पछताते रहते हैं कि यार ये चीज़ क्यों नहीं पढ़ी मैंने। तो वही चीज़ जो है आप यहाँ से ध्यान रख लो। नेक्स्ट चलते हैं डिफेंस का क्या न्यूज़ है कि डिफेंस में इंडिया का पहला इंडिजीनियसली मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन जो है बनाया गया है, और ये ड्रोन का नाम रखा गया है FWD-200P, और इसको बनाने वाली कंपनी जो है बेंगलोर बेस्ड है, और इस कंपनी का नाम है फ्लाइंग डिफेंस एंड एरो स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो है क्या करेगी, इसकी जो लोड पेलोड कैपेसिटी वो 100 किलो की है, और इसको क्लासिफाई किया गया है एज अ मेल अनआर्म कॉम्बैट एयर व्हीकल। UAV एक तरह का है जो कि अनआर्म कॉम्बैट एयर व्हीकल होने वाला है, और मेल का मतलब क्या हुआ, मीडियम एल्टीट्यूड हाई एंडोरेंस, मतलब कि हाई एल्टीट्यूड पे नहीं उड़ सकता, मीडियम एल्टीट्यूड में उड़ सकता है, लेकिन इसकी एंडोरेंस ज़्यादा लंबी है। इसमें एक बहुत खास बात है कि
ऐसे ही कुछ यूएस का प्रेडेटर भी है जो कि 250 करोड़ का पड़ता है, लेकिन ये जो इंडिजिनियसली बनाया गया है ये सिर्फ 25 करोड़ का पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो इंडिया जो है हर समय जो भी आइटम बनाती है वो इफेक्टिव होता है और इवन कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में एक न्यूज़ आ रही है, जर्मनी की कंपनी जो कि ये कंपनी है हाई इम्पल्स, और इन्होंने जो है एक तरह का रॉकेट लॉन्च किया है। वो रॉकेट क्या है? कैंडल वैक्स पावर रॉकेट। अब हम ये समझते हैं कि पहले तो कैंडल वैक्स पावर रॉकेट का मतलब क्या हुआ। इसमें जो फ्यूल यूज़ किया जाएगा वो कैंडल वैक्स के तौर पे यूज़ किया जाएगा, और इसको तो जो है लिक्विड ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके एज अ फ्यूल बनाया जाएगा। ऐसा कुछ जर्मनी का कंपनी का कहना है। और ये जो है रॉकेट का नाम रखा गया है SR-75, और ये जो है टेस्ट की गई है इन सब ऑर्बिटल फ्लाइट इन स्पेस। और ये इतना एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो है पहला रॉकेट है जो कि कमर्शियल सैटेलाइट्स को जो है कैरी कर रही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है ना, वो ध्यान रखना। पहली चीज़ कि जो इसमें फ्यूल यूज़ की जा रही है वो कैंडल वैक्स यूज़ किया जा रहा है। दूसरी चीज़, इसका जो नाम है वो SR-75 है। तीसरी चीज़, जो इसकी कंपनी है वो हाई इम्पल्स है। चौथी चीज़ जो कि मैं एक और ऐड कर देता हूँ, 3 नहीं बोला था लेकिन चौथी चीज़ भी ध्यान रख लो, वो है कि पहली बार ऐसा कोई रॉकेट बनाया जा रहा है जो कि कैरी करेगा कमर्शियल सैटेलाइट। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है CNSS ने लॉन्च किया है एक अनक्रूड लूनर प्रोब जिसका नाम रखा गया है चांग-ई 6। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको जो हेडलाइन दिखी है ना वही इंपॉर्टेंट है। बाकी इधर जैसे कि लिखा हुआ है कि इसको जो लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 5Y8 कैरिंग रॉकेट, इससे लॉन्च किया गया है। ये एग्जाम पॉइंट तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंडिया में लॉन्च किया गया होता ना तब भी इंपॉर्टेंट होता। चाइना में लॉन्च किया गया तो आप इसको सीधे स्किप मारो। इसके बाद ये कहाँ से लॉन्च हुआ ये भी कुछ एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होती है कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। इसकी ऑब्जेक्टिव हमें ध्यान देनी है। इवन आपको अगर पढ़ना है तो लॉन्ग मार्च 5Y8 कैरियर रॉकेट से भेजा है, आप इसको याद रख लो, और नहीं रख पा रहे तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन बना है जो कि मून में जाएगा और मून से जो है सैंपल वापस लेके आएगा। और ये मून में कहाँ पे जाएगा? जो अपोलो बेसन वाला लोकेशन है वहाँ पे जाएगा, और ये जो है साउथ पोल में लोकेटेड है। जैसे चंद्रयान 3 कहाँ पे गया था हमारा, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो चंद्रयान 3 भी जो है साउथ पोल में गया था। चंद्रयान का प्लान नहीं था कि कोई भी सैंपल जो है वहाँ से उठा के लाए, लेकिन ये जो मिशन है इसमें जो है चाइना ने ये प्लान किया जिसके से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें जो है 4 कंपोनेंट आप थोड़ा ध्यान दे देना। एक है ऑर्बिटर, एक है लैंडर, एसेंडर और दूसरे रिटर्नर। और इसमें जो है एक पाकिस्तान का सैटेलाइट भी कैरी किया जा रहा है जिसका नाम है IQ कुमेर, और ये एक तरह का क्यूबसेट होने वाला है। ये कोई बड़ा सैटेलाइट नहीं हुआ, एक छोटा सैटेलाइट होता है। तो क्यूबसेट जो भी आ जाता है मतलब ये छोटा एक सैटेलाइट बनेगा, तो वो जो है पाकिस्तान का भी कैरी कर रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं अपॉइंटमेंट न्यूज़। अपॉइंटमेंट बहुत सारे हैं तो हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। अतानु चक्रवर्ती को एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन बना दिया है HDFC बैंक का 3 साल के लिए। तो इससे पहले कौन था HDFC बैंक का चेयरमैन पार्ट टाइम? यही थे, और ये जो है पिछले 2021 से पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया जा रहा है HDFC के। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है संजीव नौटियाल जी, इनको जो है MD एंड CEO बनाया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। पहले कौन था? इससे पहले जो थे वो थे इतिरा दावी, और ये जो है सिंस जनवरी 2023 से थे। मैं आपको थोड़ा मैं बता देना चाहूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जो बंदा है उसका नाम याद रखना है, उस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया गया है वो आपको पढ़ना है, और उसके बाद ये पढ़ना है कि किसको रिप्लेस करना है। ये 3 चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ज़्यादा अंदर जाने की और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ में चलता है। नेक्स्ट है डॉक्टर मलिका नंदा, ये जो है चेयरपर्सन बनाई गई है ओलंपिक एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल का, और इनको जो है 3 साल के लिए बनाया गया है। में चलते हैं। डॉक्टर SS आचार्य जी को एज अ CMD बनाया गया है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, और ये एक तरह का मिनी रत्न कैटेगरी 2 का PSU है। और ये जो है रिप्लेस कर रहे हैं विपुल गोयल को। ये विपुल गोयल वो कॉमेडियन नहीं है, ठीक है, विपुल गोयल जी है, और इनको ये जो है एज अ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ MSME के अंदर आते हैं, और इन्होंने जो सर्व किया था CMD 2023 से, और अब इनको जो है रिप्लेस कर दिया गया है बाय डॉक्टर SS आचार्य जी के द्वारा। नेक्स्ट में चलते हैं कि वाइस एडमिरल कृष्णा सुब्रमण्यम जी, इनको जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेवल स्टाफ डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेवल स्टाफ डिक्लेयर किया तो इससे पहले कौन वाइस एडमिरल ऑफ नेवल स्टाफ था? जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जो वाइस एडमिरल नेवल स्टाफ था वो थे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी। ये जो है रिप्लेस हो चुके हैं, लेकिन ये जो है अब जो है वो चार्ज ले चुके हैं एज अ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो आपको जो है यहाँ से 2 न्यूज़ में पता लग गई कि जो वाइस एडमिरल बने हैं वो कृष्णा सुब्रमण्यम जी बने हैं, और जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं वो बने हैं दिनेश के त्रिपाठी जी। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है संजय कुमार मिश्रा, ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड थे, तो जो है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स
स्टेबुलेट के बना दिया गया है फॉर 4 years। और ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल होता है, इनका काम होता है जो भी डिस्ट्रीब्यूट्स होता है बिजनेस सेक्टर में उसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आता है हमारा अवार्ड इन न्यूज़। अवार्ड में न्यूज़ में एक ही है, जो ये न्यूज़ मिला गया है वो मिला गया है आसाम के वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट जिसका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। और ये जो अवार्ड दिया गया है इसका नाम है वाइटली गोल्डन अवार्ड 2024। और इसको जो एज अ ग्रीन ऑस्कर ही बोला जाता है, जिसके से एग्जाम पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो दिया गया है लंदन यूके में दिया गया है। और ये जो अवार्ड दिया गया है इनकी एफर्ट फॉर दी सेविंग ऑफ ग्रेटर एजुटेन स्टॉक, तो इसको जो लोकली आसामीज में हरगिल्ला भी बोला जाता है। और इन्होंने जो है वेटलैंड को भी सेव किया जिसकी वजह से इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। स्पोर्ट्स इन न्यूज़ में चलता है। स्पोर्ट्स इन न्यूज़ में आ रहा है कि जो ये वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप है 2025 का, ये कहाँ पे होने वाला है। अभी मैंने आपको आसाम का बताया कि जो अभी ये अवार्ड दिया गया था ये आसाम के पीपल को दिया गया था। और ये लोकेशन भी जो है आसाम की जो सिटी है गुवाहाटी सिटी, उधर जो है ये सेलेक्ट किया गया है। ये जूनियर वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का कहाँ पे होने वाला है, गुवाहाटी आसाम में होने वाला है। और इससे पहले 2008 में हुआ था। और ये जो चैंपियनशिप का मैच हुआ था ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं। एजिंग वेल रिपोर्ट जो है एडीबी की तरफ से आई है, जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया है ये जो लोएस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लेते हैं एमंग एल्डर पीपल। और ये जो है स्टैंड करता है सिर्फ 21%। रिपोर्ट में एम्फोसाइज किया जा रहा है कि अर्जेंसी है इंडिया को कि इंडिया को जो है एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज निकालना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी एजेड लोग हैं, जो भी एज पॉपुलेशन है इंडिया की, उसको जो है सपोर्ट कर पाए और जो मेंटेन कर पाए जो भी ग्रोथ मोमेंटम है उसको। अगर किसी को भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं पता तो मैं आपको तो बताना चाहूँगा कि सबके पास एक हेल्थ कवरेज होना चाहिए। और ये हेल्थ कवरेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए हर एक बंदे के लिए। तो इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो ऐसे यही कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए एडीपी का ये एक रिपोर्ट आया था। जी जितने भी दिन थे इनमें इतना ही न्यूज़ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर आपको ऐसी कंटेंट देखते हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लग दूंगा लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अभी के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।